चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो है ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस इंशाल्लाह। और इसके पहले जो है ना हमने कुछ वीडियो डाला था, एक इसके पहले अब मुस्तकिल तौर पर डालते रहेंगे इंशाल्लाह, है ना। और इंग्लिश पढ़ने या किसी भी ज़ुबान को पढ़ने के लिए क्या है, मुस्तकिल तौर पर लगे रहना पड़ता है उसको, है ना। तो उसकी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना करते रहनी चाहिए। पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएगी। ये देखते हैं हम, छोटा सा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के अंदर, इस छोटे से पैराग्राफ में मैंने जो है ना इसको रीड करके समझाऊंगा अभी मैं इंशाल्लाह, कि इसको कैसे समझाया जाता है इंग्लिश टेक्स्ट को। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं, ख़ास तौर पर वो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल यानी थोड़ी सी इंग्लिश आती है, वो ज़्यादा नहीं आती है ना। तो और जो उन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आती है उनके लिए भी इंशाल्लाह वर्क हो रहा है, इंशाल्लाह उनके लिए वीडियो डालेंगे। जो बिल्कुल जो है स्क्रैच से, ज़ीरो से जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाकर डालना है हमने इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं हम, इसका जो, इसकी जो हेडिंग है, इसका जो उन्वान है क्या है, ये बैड कंपेनियनशिप। बैड कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब ये होता है सोहबत, संगत, दोस्ती। तो इंसान के जो दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं उसको कहते हैं हम कंपेनियनशिप। कंपनी भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो बैड कंपेनियनशिप का मतलब बुरी संगत, बुरी सोहबत, है ना। तो इसी तरह रीडिंग करने से ही हमें इंग्लिश आएगी। और जो चीज़ें हमने, जो लोग भी पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो या अरबी हो या उर्दू हो, कोई भी ज़ुबान पढ़ते हो, तो उन्होंने जो है ना रीडिंग के साथ में जो है ना राइटिंग के भी वो करना चाहिए और लिखना चाहिए उन्होंने, है ना। तो नोटबुक बनानी चाहिए एक छोटी सी, जो कि पॉकेट में हो, उसमें अच्छा जो भी पढ़ते हैं हम अहम अहम अल्फाज उसको लिख लिया करें, उसकी मीनिंग लिखिया करें, उनको यूज़ करें, उनको याद करके इस्तेमाल करने की कोशिश करें, है ना। तो अगर हमें कहना होगा कि भाई सोहबत या संगत, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उसको? कंपेनियनशिप कहते हैं उसको, कंपनी भी कहते हैं उसको। तो गुड कंपनी या बैड कंपनी, अच्छी सोहबत या बुरी सोहबत, अच्छी संगत या बुरी संगत, है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो पैराग्राफ पढ़ो तो हम समझते हैं। Bad companionship. One of the primary things that we are taught is to improve the companionship we have. The company you have makes or breaks you. If you are not going to improve in that company, it will drag you down, right to the ground, and it will take you even further down until you have suffered such a great loss that it becomes difficult to find yourself again. You must make sure you have better company. The people you have as friends need to be good and righteous people. Don't have thieves as your friends. Don't have those who deceive and those who are criminals as your friends. A man is known by the company he keeps. Better be alone than in a bad company. तो हम इस पैराग्राफ को समझेंगे और उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर जितने मुश्किल अल्फाज हैं हमने उसको रेड कलर से उसको हाईलाइट किया है। आखिर में हम उसकी देखें, उसकी वोकैबुलरी जो है ना हम आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। ये देखें, तो इतने सारे मिसालों के ज़रिए से मैंने इसको वाज़े कर दिया आपके लिए। तो इंशाल्लाह समझ लेते हैं इसको। वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स दैट वी आर टॉट, प्राइमरी का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, है ना। और प्राइमरी इसलिए हम जो ना प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए चूंकि बेसिक होती है हमारी तालीम, इसलिए इसको प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं हम। तो प्राइमरी का मतलब क्या होगा? बुनियादी, बेसिक, है ना, मेन। वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स, एक बुनियादी चीज, वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स, एक बुनियादी चीज, दैट वी आर टॉट, जो कि हमें सिखाई जाती है, जो कि हमें बताई जाती है ना। एक बुनियादी बात जो हमें बताई जाती है हमेशा, बचपन से हमको अम्मी अब्बू बताते हैं बुनियादी चीज़, है ना। वो क्या है? इज़ टू इम्प्रूव द कंपेनियनशिप। वो क्या है कि जो है ना, इम्प्रूव करना मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना, और कंपेनियनशिप का मतलब सोहबत, रफ़ाकत, संगत। तो हमें बुनियादी तौर, जो एक बुनियादी बात हमेशा बताई जाती है या सिखाई जाती है, वो क्या है कि वो जो है हम अपनी सोहबत को, अपनी रफ़ाकत को, अपनी संगत को, अपने दोस्त अहबाब को, हमारा जो हल्का अहबाब है ना, दोस्तों का जो हल्का है, फ्रेंड सर्कल है, उसको क्या करें हम? इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करें का मतलब बेहतर से बेहतर दोस्तों के साथ रहें, अच्छी सोहबत में रहे, अच्छी संगत में रहे, बुरी संगत में न रहे। ये बात समझ में आ रही? तो कह रहे हैं कि वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स, एक बुनियादी बात, दैट वी आर टॉट,
जो कि हमें सिखाई बात, टॉट जो लफ्ज है टीच का थर्ड फॉर्म है ना, टीच, टॉट, टॉट। टीच का मतलब होता है सिखाना, है ना। आमतौर पर जो है ना फर्स्ट जो भी वर्ब होते हैं अरबिक में, इंग्लिश के अंदर जो भी वर्ब्स होते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, तो उनको याद करना चाहिए। तो चलते चलते जो है ना हम आखिर में हम सिखा देंगे इसको, जो भी जितने भी अल्फाज हम पढ़ रहे हैं वो आप बताएंगे आखिर में, है ना। तो आमतौर पर लोग कहते हैं टीच का सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच्ड, ऐसा नहीं आता। टीच का सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच्ड नहीं आता है, टॉट आता है। टीच, टॉट, टॉट, है ना। तो इनको रटना पड़ता है एक मरतबा तो वो आ जाता है, ठीक है। तो दैट वी आर टॉट, जो कि हमें बताई जाती है, जो बुनियादी बात वो क्या है, वो है टू इम्प्रूव द कंपेनियनशिप वी हैव, कि हम इम्प्रूव करें द कंपेनियनशिप, उस रफ़ाकत को, उस संगत को, उस दोस्ती को, वी हैव जो कि हम रखते हैं, यानी जो संगत हम रखते हैं, जो दोस्ताना ताल्लुकात हम रखते हैं उसको हम बेहतर रखें, बेहतर से बेहतर बनाए, है नहीं। ख़राब दोस्तों को अपने साथ न रखें या ख़राब दोस्तों के साथ हम न रहें। उसके बाद है कि द कंपनी यू हैव, वो कंपनी का मतलब हमें पता है ना, कंपनी और कंपनीशिप दोनों का मतलब क्या होता है, दोस्ती, है ना, सोहबत। द कंपनी यू हैव, वो सोहबत जो कि आप रखते हैं, है ना, जो सोहबत आप रखते हैं, जो संगत आप रखते हैं, मेक्स और ब्रेक्स यू, वो आपको बना देती है या तो फिर आपको तोड़ देती है, यानी बिगाड़ देती है, ये मतलब होता है। तो जिस सोहबत के अंदर इंसान रहता है वो सोहबत उसको या तो बना देती है या तो फिर उसको बिगाड़ देती है, ठीक है ना। तो देखो कितना अच्छा जुमला है ये, ब्रेक मेक्स यू और मेक्स और ब्रेक्स यू, आपको या तो बना देती है या तो बिगाड़ देती है ना। तो ये जुमला याद रखना चाहिए। अच्छे अच्छे जो जुमले हैं उनको डायरी में लिखना चाहिए हमें, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने डायरी रोज़ाना। जो है ना, जो लोग सीखते हैं इंग्लिश या अरबी या उर्दू, उन्होंने डायरी मेंटेन करनी चाहिए, और डायरी के अंदर रोज़ाना एक पेज लिखना चाहिए, भले ही गलत हो, जो भी उनके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं उसको डायरी में लिखना चाहिए, है ना। और जो ख़ास तौर पर वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए वो जो रोज़ाना सीख रहे हैं, और छोटी सी डायरी अलग से बनाना चाहिए, पॉकेट डायरी, अल्फाज को लिखने के लिए, है ना। तो इसको लिख लेना चाहिए हमने कि भी मेक और ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या बिगाड़ना, है ना। तो कह रहे हैं कि द कंपनी यू हैव, वो सोहबत, वो संगत जो कि आप रखते हैं, मेक्स और ब्रेक्स यू, वो आपको बना देती है या तो फिर बिगाड़ देती है। तो अपनी दोस्ती को बेहतर बनाने का मतलब क्या होता है, अपनी संगत को बेहतर बनाना, यानी अगर बुरे सोहबत में रहते तो आप बुरी सोहबत को छोड़ के अच्छी सोहबत में रहें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, ये मतलब है। तो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इन दैट कंपनी, अगर आप अपनी सोहबत और संगत और दोस्तों को जो है ना बेहतर से बेहतर ना बनाए तो क्या होगा, इट विल ड्रैग यू डाउन, इट विल ड्रैग यू डाउन, ये आपको घसीट कर नीचे ले आएगी। ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज को खींचना और घसीटना, ड्रैग्ड, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म याद रखना चाहिए। ड्रैग का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रैग्ड। इट विल ड्रैग यू डाउन, वो आपको खींच लेगी नीचे, राइट टू द ग्राउंड, सीधा जमीन पर, यानी जो है ना बुरी संगत आपको सीधा जमीन पर घसीट कर ले आएगी, यानी आप जो है ना, और फिर क्या होगा, एंड इट विल टेक यू इवन फर्दर डाउन, फर्दर डाउन। इवन का मतलब और भी, इवन का मतलब और भी, फर्दर का मतलब मजीद, इवन फर्दर का मतलब और भी, मजीद, है ना, फर्दर मोर, ये मतलब होता है। एंड इट विल टेक यू इवन फर्दर डाउन, और वो आपको मजीद जो है ना नीचे लेकर आ जाएगी, है ना। अनटिल, यहाँ तक के, अनटिल का मतलब होता है यहाँ तक के, है ना। हम कहेंगे ये अनटिल का इस्तेमाल बहुत होता है जुमलों के अंदर, है ना। कहेंगे कि भी वेट अनटिल आई कम, इंतजार करो यहाँ तक के मैं आ जाता हूँ, यानी मेरे आए तक इंतजार करो। तो हम क्या कहेंगे, वेट फॉर मी अनटिल आई कम बैक, वेट फॉर मी अनटिल आई कम बैक, है ना। तो अनटिल का मतलब यहाँ तक के। तो कहेंगे कि अनटिल यू हैव सफर्ड, तो ये जो बुरी सोहबत है आपको घसीट कर जमीन पर ले आएगी, इवन फर्दर डाउन, यहाँ यानी मजीद और नीचे ले आएगी, कहाँ तक, अनटिल यू हैव सफर्ड सच ए ग्रेट लॉस, यहाँ तक कि आपको जो है ना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सफ़र का मतलब होता है कि कोई नुकसान उठाना, टू सफ़र ए लॉस, नुकसान उठाना। अगर आप कहेंगे कि मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव सफर्ड ए ग्रेट लॉस इन माई बिजनेस, है ना। तो टू सफ़र ए लॉस का मतलब होता है नुकसान उठाना, और सफ़र का मतलब होता है तकलीफ उठाना, बीमारी किसी को हो जाए, कहेंगे कि जो है ना मुझे जो है ना हेडेक होता है, मुझे जो है ना कोई किसी आदमी को कैंसर की बीमारी हो जाए, तो हम कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसको जो है ना कैंसर की बीमारी की तकलीफ है,
है ना। तो हम उर्दू में कैसे कहते हैं कि उसको बीमारी की तकलीफ, उसको जो है ना ये कैंसर है, उसको ये है, उसको बुखार है, उसको सर दर्द है, तो हम उसको लफ्ज़ सफ़र का इस्तेमाल करते हैं। कहेंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, सर की तकलीफ है, सर दर्द की तकलीफ है, उसे कैंसर की बीमारी है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है नी। तो सफ़र फ्रॉम के साथ इस्तेमाल होता है वो। और नुकसान उठाने को भी सफ़र कहते हैं। और अगर आपका कोई काम वगैरह डिस्टर्ब हो जाए उसको भी कहेंगे कि मैं वर्क इज सफरिंग, मेरा काम जो है ना बिगड़ रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है ना, तो उसको भी कहते हैं हम। तो कहेंगे कि इट विल टेक यू इवन फर्दर डाउन अंटिल यू हैव सफर्ड, यहाँ इतना नीचे ले आएगी आपको ये बुरी संगत और सोबत कि आप जो है ना यू हैव सफर्ड सच ए ग्रेट लॉस। ग्रेट लॉस का मतलब बड़ा नुकसान, आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उठाना पड़ा आपको जो है ना इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि दैट के इट बिकम्स डिफिकल्ट, कि वो बिकम का मतलब होता है हो जाना, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, है ना। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? मुश्किल। कहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। और डिफिकल्टी का मतलब मुश्किल, मुसीबत, तकलीफ को कहते हैं डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्टी, है ना। तो कह रहे हैं कि ये इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, ये मुश्किल हो जाता है ना, टू फाइंड इट, ये कह रहे हैं कि ये सच ए ग्रेट लॉस दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड योरसेल्फ अगेन। फाइंड का मतलब होता है पाना, अगेन का मतलब होता है दोबारा, कि खुद अपने आप को तलाश करना मुश्किल हो जाएगा फिर कि आप किधर हैं, है कि नहीं। तो इसका अच्छा सा तर्जुमा क्या करेंगे हम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड योरसेल्फ अगेन, तो दोबारा अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खुद, है ना। तो जो लोग शराब में, नशे में लग जाते हैं, या बहुत सारे जुआ में लग जाते हैं, बहुत सारी गलत सोबतों में लग जाते हैं, है ना, कुछ लोग जो है ना कत्ल, गारतगिरी, मर्डर, सुपारी वगैरह, इस चक्कर में नौजवान बच्चे जो है ना बहुत सारे, खासतौर पर जो है ना ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, नशे की आदत लग जाती है बहुत सारे बच्चों को। तो इतना हो जाते हैं कि बाद में जो है ना वो अपने आप से कट जाते हैं, अपने आप को भी ढूंढना उनको मुश्किल हो जाता है, सही तरह रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो इंसान ने हमेशा जो है ना अच्छी सोबत में रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये पैराग्राफ आखिरी हमारा, और फिर जो है ना अल्फाज को समझेंगे। यू मस्ट मेक श्योर, आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। यू मस्ट मेक श्योर का मतलब होता है किसी चीज को यकीनी बनाना, है ना, यकीनी करना। मेक श्योर या इंश्योर है, इंश्योर भी कहते हैं, ENSURE, इंश्योर। यू मस्ट इंश्योर या यू मस्ट मेक श्योर, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको ये बात यकीनी बनाना चाहिए, यानी इस बात के बारे में आपको यकीन होना चाहिए। यू मस्ट मेक श्योर यू हैव बेटर कंपनी, आज आपने इस बात को यकीनी बनाना है, यानी आप जो है ना इस बात पर तवज्जो करें। ये मतलब कि यू हैव बेटर कंपनी, कि आप जो है ना अच्छे दोस्तों में रहते हैं। यू हैव बेटर कंपनी, कि आप, कंपनी का मतलब दोस्ती, वही कंपेनियनशिप और कंपनी दोनों का मतलब वही होता है, दोस्ती, सोबत, है ना। तो यू मस्ट मेक श्योर यू हैव बेटर कंपनी, आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप जो है ना आपकी जो दोस्ती है वो अच्छे लोगों से है ना। द पीपल यू हैव, वो लोग जो आपकी सोबत में रहते हैं, द पीपल यू हैव एज फ्रेंड्स, वो लोग जिनको आप रखते हैं दोस्तों की तौर पर, यानी जिन लोगों से आप दोस्ती रखते हैं, ये मतलब होगा इसका। क्या होगा? द पीपल यू हैव एज फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा? वो लोग जिनको आप रखते हैं या इख्तियार करते हैं या पसंद करते हैं दोस्तों के तौर पर, यानी जिन लोगों से आप दोस्ती रखते हैं, ये मतलब हुआ। नीड टू बी गुड, वो जरूरत है कि वो अच्छे लोग हों। नीड टू बी गुड, जरूरत है कि वो अच्छे हों। नीड का मतलब होता है अच्छा होना, नीड का मतलब होता है जरूरत होना किसी चीज का। एंड राइचस, राइचस का मतलब नेक और स्वाले, राइचस हो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? राइचस। हाँ, राइटियस नहीं पढ़ेंगे इसको, हम क्या पढ़ेंगे? हम राइचस, है ना। गुड एंड राइचस, राइचस का मतलब नेक और साले। कहेंगे कि आदमी बहुत नेक आदमी है, तो कहेंगे ही इज अ वेरी राइचस मैन, ही इज वेरी राइचस पर्सन, ही इज वेरी राइचस पर्सन। कहेंगे खालिद बहुत नेक इंसान है, तो हम कहेंगे खालिद इज अ राइचस पर्सन, है ना। तो कह रहे हैं कि नीड टू बी गुड एंड राइचस पीपल, तो जिन लोगों से आप दोस्ती रखते हैं तो आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अच्छे हैं और नेक हैं, है ना। अच्छा, डोंट हैव थीव्स एज योर फ्रेंड्स, चोरों को अपना दोस्त ना बनाए। डोंट हैव का मतलब जो है ना मत बनाए, डोंट रखे। डोंट हैव का मतलब डोंट मेक, ये मतलब। डोंट हैव का मतलब डोंट मेक, है ना। हैव जो है ना मेक के बारे में भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ठीक है।
तो शुरू में ग्रामर को नहीं ढूंढना चाहिए। जो लोग भी इंग्लिश पढ़ते हैं या अरबिक पढ़ते हैं तो उन्होंने शुरू में जो है ना, खासतौर पर वो लोग जो कि बिगिनिंग स्टेप में है, बिगिनिंग स्टेज के अंदर है, बिगिनर्स हैं, तो उन्होंने ज्यादा ग्रामर के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। शुरू में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। उन्होंने पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, पेजेस पढ़ना चाहिए, छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना चाहिए, इंस्पिरेशनल जो है ना, कुछ मोटिवेशनल जो है ना कंटेंट पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी दिलचस्पी भी बाकी रहे और रीडिंग की स्किल उनकी इम्प्रूव हो। तो रीडिंग करते करते और अल्फाज को याद करते करते जो है ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर उस जो है ना, बोलचाल के जुमले छोटे छोटे याद कर लेना चाहिए, ताकि हम ऑफिस में या दोस्तों के दरमियान हम उनको इस्तेमाल करें। और अगर पूरा जुमला नहीं बोल पाते तो उन्हीं जुमलों को उर्दू बोलते बोलते जो है ना, बीच में इंग्लिश का जुमला बोल देना चाहिए, है ना। तो ऐसी आदत डालना चाहिए। उसके बाद एक मरहला आता है 4-6 महीने के बाद जो है ना, कि आपकी जुबान चल पड़ती है फिर, है ना। तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, स्पोकन लैंग्वेज जो है ना आ जाती है धीरे धीरे। तो कह रहे हैं कि डोंट हैव थीव्स। थीफ का प्लूरल क्या है, थीव्स, THIEF, थीफ। इसका सिंगुलर क्या है, थीफ, THIEF, चोर को कहते हैं। उसकी जमा, अच्छा, एफ के बाद जब जिस लफ्ज के आखिर में एफ आता है उसकी जमा में EVS आता है ना। तो थीव्स एज योर फ्रेंड्स, तो चोरों को अपना दोस्त मत बनाओ, यानी चोरों की सोबत में मत रहो। अगर आप चोरों की सोबत में रहेंगे तो एक जमाना आएगा कि आप अगर आप चोरी न भी करें तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। क्या होता है चोरों की सोबत में रहने से, क्या होता है, जो लोग चोरी करते हैं तो अगर आप चोरी न भी करें और सिर्फ उनके साथ रहें तो चोर जो पुलिस जो है ना, ढूंढते ढूंढते उनके टेलीफोन नंबर लोग जो है ना ट्रैक करते हैं, पुलिस वगैरह, है ना। तो उनके डायरी में, उनके मोबाइल में जिन लोगों के नंबर है उनको भी उठा ले जाती है पुलिस, और उनका भी नाम चला जाता है और उनको भी मारती है पुलिस। तो आप भले ही अच्छे हों लेकिन चोरों के साथ में रहेंगे तो आपका नाम भी जो है ना चोरों की लिस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि डोंट हैव थीव्स एज योर फ्रेंड्स, चोरों को अपना दोस्त नहीं बनाए। डोंट हैव दोज हु डिसीव, और ना बनाए उन लोगों को। डोंट हैव यानी डोंट मेक, डोंट हैव दोज, उन लोगों को ना बनाए, हु डिसीव, जो कि धोखा देते हैं। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, DECEIVE, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या आता है, डिसीव का, डिसीव्ड, डिसीव्ड, है ना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, है ना। और इसका वर्बल नाउन जिसको मजदर कहते हैं उसको डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा सिर्फ। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा, धोखा। और किसी को धोखा देना तो कहेंगे डिसीव, टू डिसीव, किसी को धोखा देना। बोलेंगे कि भी धोखा मत खाओ तो हम कहेंगे डोंट बी डिसीव्ड, डोंट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ, है ना। तो कहेंगे कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। तो क्या कहेंगे हम, यू डिसीव्ड मी। कहेंगे कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आई कांट डिसीव यू, आई कांट डिसीव यू, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। तो ये सब चीजें जो है ना, एक ही लफ्ज को लेकर जो है ना, उसके जितने डेरिवेशन है, जितना इस्तेमाल है ना, उनको देखना चाहिए और जुमले बनाना चाहिए और डायरी में लिख लेना चाहिए। ये एक ही लफ्ज से देखो हम इतने जुमले बना सकते हैं, तो हम जुमले बनाते हैं अभी इंशाल्लाह। अच्छा, कह रहे हैं कि भी डोंट हैव दोज हु डिसीव एंड दोज हु आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल का मतलब मुजरिम, जो लोग क्राइम करते हैं। क्राइम का मतलब होता है जुर्म, और जो लोग जुर्म करते हैं उनको कहते हैं क्रिमिनल, मुजरिम, है ना। तो जुर्म के लिए इंग्लिश का लफ्ज है क्राइम, जुर्म के लिए इंग्लिश का लफ्ज क्या है, क्राइम। और जो लोग जुर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, क्रिमिनल्स, उर्दू में कहते हैं उनको मुजरिम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डोंट हैव दोज हु डिसीव एंड दोज हु आर क्रिमिनल्स, न बनाओ उन लोगों को जो कि धोखा देते हैं, और उन लोगों को जो कि क्रिमिनल है, जो कि मुजरिम है, क्या बनाओ, मत बनाओ। एज योर फ्रेंड्स, अपना दोस्त नहीं बनाओ। तो डोंट हैव एज योर फ्रेंड्स, ये मतलब इन लोगों को, ठीक है। तो हमारा ये पैराग्राफ छोटा सा खत्म हो गया। तो देखो, इससे रिलेवेंट या इससे मुताल्लिक या इससे जुड़ा हुआ इंग्लिश के 2 प्रोवर्ब हैं, कहावतें हैं, वो समझ लेते हैं और हम अल्फाज की तरफ जाते हैं। अ मैन इज नोन, ये इंग्लिश का प्रोवर्ब है, इंग्लिश का मुहावरा है, इंग्लिश की कहावत है, इंग्लिश जुबान की। हर जुबान में कहावतें और मुहावरे हैं, है ना, उर्दू जुबान में भी है ना। तो ये इंग्लिश का मुहावरा है सोहबत और संगत के बारे में, कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसको लिख लेना चाहिए हमने डायरी में, और इसको याद कर लेना चाहिए, 10-20 मरतबा इसको रट लेना चाहिए। तो ये बाद में हमें काम आती है जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में लेक्चर देना है, इंग्लिश में तकरीर करना है, इंग्लिश में कोई आर्टिकल लिखना है, मजमून लिखना है ना। तो ये जब जो चीजें हम याद करते हैं वो बाद में पूरे लाइफ लॉन्ग जो है ना हमें हमारी मदद करती हैं ये। तो इसको जो है ना 10-20 मरतबा रटना चाहिए हमने। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने दोस्तों के जरिए से पहचाना जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इंसान अपने दोस्तों के जरिए से
पहचाना जाता है। यानी इंसान की जो शनाख्त है और इंसान की जो आइडेंटिटी है, इंसान की जो पहचान है, वो उसके दोस्त है। इंसान के दोस्त देखकर इंसान समझ लेता है कि ये कौन सा अच्छा आदमी के बुरा आदमी। इंसान गुंडे बदमाश के साथ रहेगा तो लोग समझेंगे ये भी गुंडा बदमाश है। इंसान अच्छे और नेक और इल्म वाले लोगों के साथ रहेगा तो लोग कहेंगे कि इंसान जो है ना संजीदा है। तो उसका ये मतलब होता है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और एक मुहावरा है, दूसरी कहावत है, बेटर बी अलोन, बेटर बी अलोन। अलोन का मतलब अकेले। तो तन्हा रहो बेहतर है कि जो है ना तुम बुरी सोबत में रहो। तो तन्हा रहना बेहतर है इस बात से कि इंसान जो है ना बुरी सोबत में रहे। तो कह रहे हैं कि बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। बुरी सोबत में रहने से बेहतर है कि इंसान अकेले रहे, है कि नहीं। तो इंसान घर में पड़ा रहे, कुछ किताबें जो है ना, और सबसे बेहतर कंपनी क्या है, बेहतर कंपेनियनशिप इंसान की क्या किताबें हैं। तो अब किताबें जो है ना खरीदने की आदत डालें हम, है ना। कुछ पैसे हमने किस पर खर्च करना चाहिए, किताबों पर खर्च करना चाहिए। अच्छी अच्छी जो मोटिवेशनल जो किताबें हैं, उर्दू की, अरबी, है ना, उर्दू की, इंग्लिश की, अरबी की, तो जो जुबान आप सीख रहे हैं खासतौर पर इंग्लिश मसलन, तो मोटिवेशनल छोटी छोटी किताबें, इस्लामिक किताबें या नॉन इस्लामिक किताबें को मसला नहीं, मोटिवेशनल बुक खरीदें, अच्छी किताबें खरीदें, उनको पढ़ें और उनको अंडरलाइन करें, अच्छे अच्छे जुमले उसके डायरी के अंदर लिखें और उनको इस्तेमाल करें। और पढ़ने का एक तरीका क्या है कि एक ही आर्टिकल को, एक ही मजमून को, एक ही पेज को 3 मरतबा पढ़ना चाहिए हमने। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पूरी किताब पढ़ जाते हैं और उनको उनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। तो बेहतर है कि इंसान थोड़ा पढ़े लेकिन उसको ज्यादा हजम करे, है कि नहीं। तो इंसान ने थोड़ा पढ़ना चाहिए और ज्यादा उसको याद कर लेना चाहिए। बेहतर से उसमें जो अच्छे जुमले उनको अंडरलाइन कर ले पढ़ते वक्त, और उसको डायरी में नोट कर ले, उसको याद कर ले, रट ले उसको, है ना। बजाय इसके कि तो एक किताब को बजाय इसके कि एक हफ्ते में खत्म करें, आप जो है ना 3 महीने में खत्म करना करें उसको, कोई मसला नहीं है। एक आर्टिकल को बजाय इसके कि आप 1 दिन में खत्म करें, और समझे आप जो है ना एक आर्टिकल को आप 2-3 दिन के अंदर जो है ना 2-3 मरतबा पढ़े उसको, है ना। तो उससे क्या होता है, उस आर्टिकल में, उस मजमून में जो अल्फाज है वो हमें याद हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम जो है ना जोर देते हैं इस पर, छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़े इसको। देखते हैं हम अगले अल्फाज, इसके अंदर जो पढ़ा है हमने, एक लफ्ज पढ़ा है प्राइमरी। इसके अंदर क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बुनियादी या इब्तिदाई। देखो इसका जुमला है, एक जुमला हमने बना के दिया हुआ है। ये जुमले आप लोग अपने डायरी में लिख लें ताकि लफ्ज प्राइमरी का सेंटेंस आपके पास रहे। इसका इस्तेमाल सिर्फ, देखो लफ्जों को आमतौर पर लोग क्या करते हैं, लफ्जों को अलग अलग याद करते हैं। प्राइमरी का मतलब बुनियादी, प्राइमरी का मतलब बुनियादी, प्राइमरी का मतलब, ऐसा तरीका याद नहीं है सही का, याद करने का ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ सिंगल लफ्जों को याद नहीं करना है हमने, अल्फाज को रटना नहीं है, बल्कि जुमलों को रटना है हमेशा। किसको याद रखना है हमें, पूरा जुमला, वो लफ्ज जिस जुमले में इस्तेमाल होता है उस जुमले को याद कर लेना है हमने। तो जैसे लफ्ज प्राइमरी को याद नहीं करना है, बल्कि प्राइमरी के साथ जो जुमला इस्तेमाल होता है उसको याद कर लेने का है। तो ये देखो 2 जुमले हमने यहाँ लिख दिए हुए हैं, इसको आप लोग अपने डायरी में लिखें और इसको जो है ना याद कर ले। पहला जुमला है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। ये कह रहे हैं कि भी स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना या बीड़ी पीने को कहते हैं स्मोकिंग, इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज का मतलब रीजन, वजह। कॉज का मतलब क्या होता है, रीजन और वजह। तो कह रहे हैं कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज। स्मोकिंग जो है ना, सिगरेट नोशी, ये बुनियादी वजह है किस बात की, लंग कैंसर, फेफड़े का जो कैंसर होता है। लंग का मतलब क्या होता है, फेफड़ा। उर्दू में क्या कहते हैं, लंग को हम फेफड़ा। ये उर्दू भी याद करें आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आपको उर्दू नहीं आती। बहुत सारे लोग जो उर्दू मीडियम से उनको इंग्लिश नहीं आती। तो हमें जो है ना, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो उर्दू इंप्रूव करना है ना। लेकिन हमारा मकसद यहाँ इंग्लिश सिखाना है। तो पढ़ो जुमले को पहले और बताओ उसका तर्जुमा। स्मोकिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। क्या मतलब हुआ इसका, बताया हमने कि सिगरेट नोशी या बीड़ी या सिगरेट पीना ये प्राइमरी कॉज है, बुनियादी वजह है, बेसिक रीजन है। ये किस बात का, लंग कैंसर का। फेफड़े का जो कैंसर हो जाता है इंसान को, उस सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। एक जुमला हमने देखो प्राइमरी को हाईलाइट किया रेड में, तो प्राइमरी का हमने इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस पढ़ो इसका, My children are at primary school। हाँ, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं। तो देखो प्राइमरी का दूसरा इस्तेमाल। अच्छा, हम कहेंगे माई चिल्ड्रन आर एट प्राइमरी स्कूल, इन प्राइमरी स्कूल नहीं कहेंगे हम, एट का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में है तो कैसे कहेंगे हम, माई चिल्ड्रन आर एट प्राइमरी स्कूल। हाँ, इन नहीं कहेंगे हम, एट प्राइमरी स्कूल। अच्छा देखो टीच का मतलब सिखाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या आता है, टॉट, TAUGHT, टॉट, है ना। आमतौर पर जो लोग स्पेलिंग में भी गलती करते हैं, टॉट की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो TAUGHT,
है ना, टीच, टॉट, टॉट Taught. सिखाना। देखो सिखाने के लिए पहला जुमला क्या है बोलो। I teach English to हम्म। Urdu speaking students. हाँ, आई टीच, देखो टीच का इस्तेमाल हमने किया है जुमले में। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। टू किन लोगों को सिखाता हूँ? टू To उर्दू Urdu स्पीकिंग speaking स्टूडेंट्स, students. उन स्टूडेंट को जो उर्दू स्पीकिंग है, यानी उर्दू बोलने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। उसके बाद दूसरा जुमला क्या है हमारा Don't- टीच का? Don't try to teach me. हाँ, कभी कभी हम कहते हैं मुझे सिखाने की कोशिश मत करो आप, है ना, हम कहते कभी गुस्से में कहते हैं कि नहीं, हाँ। डोंट ट्राई टू टीच मी, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो जुमला है क्या है वो? My parents taught me always to tell the truth. हाँ, अब तीसरा जुमला देखो, टीच का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, टॉट। Taught. हाँ, तो यहाँ टॉट का इस्तेमाल किया हमने। माई पेरेंट्स टॉट मी, मेरे वालिदैन ने, मेरे अम्मी अब्बू ने सिखाया मुझे। टॉट का मतलब सिखाया, सिखाया। टीच का मतलब सिखाता है, टॉट का मतलब सिखाया, हम्म। है नी। तो माई पेरेंट्स टॉट, मेरे वालिदैन ने सिखाया, मी मुझे, मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? ऑलवेज टू टेल द ट्रूथ, Always. हमेशा सच बोलना। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया है, सिखाया है कि हमेशा सच बोला सच जाए, बोलना। है ना। तो ये जुमला हमारा। उसके बाद जुमला है इम्प्रूव का। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है आजी? ये आप ऐसा भी कह दो कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि माय पेरेंट्स ऑलवेज टॉल। हाँ, तो अब ऑलवेज का इस्तेमाल देखे कैसे करेंगे हम। माई पेरेंट्स टॉट मी ऑलवेज टू टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं आप? माय पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे वालिदैन ने हमेशा सिखाया, ऐसा नहीं। मेरे वालिदैन ने सिखाया है कि हमेशा जो है ना सच बोला जाए। तो हमेशा हम बाद में बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे हम। तो ऑलवेज को हमेशा बाद में इस्तेमाल करना है हमने यहाँ पर ना। तो ऑलवेज टू टेल द ट्रूथ, हमेशा सही बोलना। माई पेरेंट्स टॉट मी ऑलवेज टू टेल द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोला जाए, है ना। तो ऑलवेज का ताल्लुक क्या है? टेल से है। ऑलवेज का ताल्लुक कहाँ से है? टेल से है। तो ऑलवेज टू टेल, हमेशा बोला जाए, द ट्रूथ, सच। तो ट्रूथ का मतलब होता है सच, और ट्रू, TRUE, ट्रू का मतलब होता है सच्चा। बोलेंगे आई एम ए ट्रू पर्सन, मैं सच्चा हूँ। बोलेंगे यू आर ट्रू, तुम सच्चे हो। यू आर ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा, तुम सच्चे हो, TRUE, है ना। ट्रू का मतलब सच्चा, और ट्रूथ का मतलब सच्चाई, सच या सच्चाई को कहते हैं, है ना। तो ये बोलना चाहिए, है ना। तो किसी से कहेंगे कि सच बोलो, तो कैसे कहेंगे हम? टेल द ट्रूथ, सच बोलो। टेल द ट्रूथ, सच बोलो, है ना। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। झूठ मत बोलो तो क्या कहेंगे हम? डोंट लाई, झूठ मत बोलो, सच बोलो। टेल द ट्रूथ, तो टेल द ट्रूथ, ये जुमला लिख लेना चाहिए हमने अपनी डायरी में। टेल द ट्रूथ, सच बोलो, है ना। डोंट लाई, झूठ मत बोलो, है ना। बोलेंगे कि खालिद सच्चा आदमी है, बोलेंगे खालिद इज ए ट्रू पर्सन, या खालिद इज ट्रू। बोलेंगे तुम सही हो, यू आर ट्रू, तुम सही हो, तुम सच्चे हो। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज है इम्प्रूव, पढ़ा हमने। इम्प्रूव का मतलब, इम्प्रूव का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना, है ना। इंग्लिश को बेहतर बनाना, कहेंगे कि मैं अपनी इंग्लिश बेहतर बना रहा हूँ। तो चलो जुमला देख लेते हैं हम। बेहतर होना या बेहतर करना। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? बेहतर होना या बेहतर करना। दो जुमले हमारे सामने। पढ़ो जुमले दो। I hope the weather will improve later on. हाँ, तो इम्प्रूव का मतलब होता है होना, अब यहाँ पर बेहतर होना। तो कह रहे हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है, द वेदर विल इम्प्रूव लेटर ऑन, कि मौसम बाद में अच्छा हो जाएगा, है ना। वेदर का मतलब होता है मौसम, है ना। वेदर, WEATHER का मतलब, वेदर का मतलब मौसम, है ना। इम्प्रूव का मतलब बेहतर हो जाएगा। लेटर ऑन का मतलब बाद में कहना होगा तो कहेंगे लेटर ऑन। सिर्फ लेटर ऑन को भी अलग से डायरी में लिखना है हमने। लेटर ऑन का मतलब आफ्टरवर्ड्स। हम उर्दू में कहते हैं कि नहीं, बाद में मैं आपको बाद में फोन करूंगा, तो हम कैसे कहेंगे? आई विल कॉल यू लेटर ऑन, या आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स, है ना। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, ऐसा भी कहते हैं। तो ये जुमले जो है ना, ये रोजाना बातचीत के जुमले हैं। इनको डायरी में लिखना चाहिए कि मैं आपको बाद में फोन करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स। और लेटर ऑन का मतलब बाद में, है ना। तो आई होप द वेदर विल इम्प्रूव लेटर ऑन, मुझे उम्मीद है कि मौसम बाद में बेहतर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जुमला क्या है हमारा? Try to improve your pronunciation. हाँ, ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, अपना जो तलफ़ुज़ है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? तलफ़ुज़। जो हम जुमलों को, लफ्जों की आवाज को निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं।
प्रोनाउंस का मतलब होता है आवाज निकालना, PRO है ना, प्रोनाउंस, PRON है ना, NOUNC, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की आवाज निकालना, है ना। लेकिन जब आवाज या तलफ्फुज को हम प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको, प्रोनंसिएशन। क्या कहेंगे हम, प्रोनंसिएशन कहेंगे हम। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन, अपना तलफ्फुज दुरुस्त करने की कोशिश करो। उसके बाद एक लफ्ज हमने अभी हेडिंग में पढ़ा है, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब सोहबत, रफाकत, संगत, दोस्ती। तो उसका जुमला पढ़ लो। We must avoid bad companionship. हाँ, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, है ना। वी मस्ट अवॉइड, हमने परहेज करना चाहिए, बैड कंपेनियनशिप बुरी सोबत से, है ना। तो हमने जो है ना बुरी सोबत से परहेज करना चाहिए। तो इसका जुमला होगा वी मस्ट अवॉइड बैड कंपेनियनशिप। और उसके बाद एक लफ्ज है हमने ड्रैग, एक पढ़ा हुआ हमने। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घसीटना, है नहीं, घसीटना, किसी भी चीज को घसीटना, चेयर को घसीटना। बोलेंगे कि भाई चेयर को घसीट लो इधर, तो ड्रैग द चेयर, है ना। या उसको घसीट के ले आओ, तो ड्रैग इट कहेंगे, है ना। बोलेंगे उसने मुझे घसीटा, ही ड्रैग्ड मी, है ना। उसने मुझे जमीन पर घसीटा, तो कैसे कहेंगे, ही ड्रैग्ड मी अलोंग द फ्लोर, ऐसा कहेंगे, अलोंग लगाएंगे वहां पर, अलोंग। उसने मुझे जमीन पर घसीटा, तो कैसे कहेंगे, ही ड्रैग्ड मी अलोंग द फ्लोर, है ना। तो ड्रैग का मतलब होता है किसी भी चीज को घसीटना, ठीक है। तो जुमला पढ़ो उसका ड्रैग का। अच्छा, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका, ड्रैग का, ड्रैग्ड, है ना। ड्रैग घसीटना, ड्रैग्ड घसीटा, है ना। अच्छा, जुमला पढ़ो इसका। The box was so heavy, we had to drag it along the floor. हाँ, the box, देखो इसमें ड्रैग को हमने हाईलाइट नहीं किया, रेड का समझ लेना चाहिए। अच्छा, तो the box was so heavy, बॉक्स इतना वजनी था, डब्बा इतना वजनी था, हेवी का मतलब वजनी, है ना। कि वी हैड टू ड्रैग, के मुझे, हमें खींचना पड़ा, वी हैड टू ड्रैग, हमें खींचना पड़ा, इट, उसको, है ना, अलोंग द फ्लोर, जमीन पर। तो हमें उसको जमीन पर घसीटना पड़ा, उठा नहीं सके थे। तो डब्बा इतना, बॉक्स इतना हेवी था, भारी था, कि हमें उसको घसीट कर लाना पड़ा जमीन पर। तो द बॉक्स वाज सो हेवी, बॉक्स या डब्बा इतना हेवी था, भारी था। वी हैड टू ड्रैग, हमें घसीटना पड़ा। देखो, वी हैड टू ड्रैग, हमें घसीटना पड़ा, हमें जाना पड़ा। वी हैड टू गो, ऐसा बोलते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे जाना पड़ा तो क्या कहेंगे हम, आई हैड टू गो, है ना। मुझे आज ऑफिस जाना पड़ा तो कैसे कहेंगे, आई हैड टू गो। हाँ, बोलेंगे कि आज छुट्टी थी लेकिन मुझे आज ऑफिस जाना पड़ा, टुडे वाज हॉलीडे, बट आई हैड टू गो टू द ऑफिस, है ना। तो हैड टू का मतलब होता है मुझे जाना पड़ा, है ना, मुझे मारना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, है ना। बोलेंगे कि मैं इतना थक गया था कि मुझे सोना पड़ा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई हैड टू स्लीप। मैं इतना थक गया था कि मुझे आखिर सोना ही पड़ा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई हैड टू स्लीप। तो आई हैड टू का मतलब मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना। तो ये जो है ना जुमला अलग से लिख लेना चाहिए हमने डायरी में, कि मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना। उसके बाद का जुमला हम देखते हैं, फर्दर। फर्दर का बहुत सारे माना आते हैं। फर्दर का मतलब होता है मजीद, फर्दर का मतलब होता है और भी, फर्दर का मतलब होता है किसी मिशन को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन सम मिशन, है, टू स्ट्रेंथन अ मिशन। तो देखो इतने बहुत सारे जुमले फर्दर के। एक जुमला पढ़ो, पहला जुमला हमारा क्या है फर्दर का, Can I have time to consider the matter further? हाँ, ये कह रहे हैं कि भी फर्दर का एक इस्तेमाल करते हैं कि फर्दर का मतलब मजीद। तो कह रहे हैं कि कैन आई हैव टाइम, क्या मुझे टाइम मिल सकता है। कैन आई हैव टाइम का मतलब क्या मुझे टाइम मिल सकता है। टू कंसिडर द मैटर, इस मामले में गौर करने के लिए, फर्दर मजीद, यानी इस मामले में जो ये मामला चल रहा है हमारा, तो मसलन कोई डील हो रही है, कोई मसला चल रहा है, तो इस मसले पर गौर करने के लिए अगर आपको ये किसी से कहना होगा, क्या मुझे इस मामले पर गौर करने के लिए क्या मुझे मजीद वक्त मिल सकता है, तो हम उसको कहेंगे कैन आई हैव टाइम टू कंसिडर द मैटर फर्दर, क्या मुझे मजीद इस पर गौर करने के लिए कुछ इस मामले में टाइम मिल सकता है। तो ये फर्दर का इस्तेमाल। और पढ़ो दूसरा जुमला। Are there any further questions? हाँ, जैसे मसलन आप लेक्चर दे रहे हैं या आप टीचर है, फॉर एग्जांपल आप टीचर है, तो स्कूल में आप जो है ना, अगर आप टीचर है तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप लोगों को और भी कुछ सवाल पूछना है, या आप लेक्चरर हैं, आपने कोई जो है ना लेक्चर दिया हुआ खड़े होकर,
तो ऑडियंस से आपको पूछना है कि आप लोगों को कोई और सवाल पूछना है, तो हम कैसे कहेंगे आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस, क्या और कोई सवालात है किसी के पास, आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस। उसके बाद का जुमला पढ़ो। I have nothing further to say on the subject. अब इसके अंदर है कि भाई मैंने तो बहुत आप इस बारे में जो बोलना था बोल दिया, है ना। कभी बातचीत को कोई मसले में कोई मीटिंग हो रही मसलन, है ना, कोई ये बात हो रही, तो आपको कहना होगा कि मैंने जो मेरे बाद अब जो है ना मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब मेरे पास मजीद बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम कहते कि नहीं कभी किसी मामले में, क्या मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ जी। किसी को आपने समझा दिया अच्छी तरह, आप उसको कहेंगे मेरे पास समझाने के लिए अब कुछ नहीं है आपके लिए, या इस बारे में मुझे बोलने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं, तो हम कहेंगे आई हैव नथिंग फर्दर टू से ऑन द सब्जेक्ट। इस सिलसिले में इस मौजू पर बोलने के लिए मुझे अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नथिंग फर्दर, मेरे पास और अब कुछ नहीं है टू से कहने के लिए ऑन द सब्जेक्ट, इस मजमून पर, इस मौजू पर, इस मसले में, है नहीं। अच्छा, उसके बाद का जुमला पढ़ो। The company is closed until further notice. हाँ, कभी कंपनियां बंद हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो उसमें नोटिस लगाया जाता है, तो कहते हैं कि भाई ये कंपनी बंद हो गई। अब जो है ना कब खुलेगी ये, जब तक कि नया अगला जो है ना आपको नोटिस बताया जाएगा, दिया जाएगा आपको, तब तक बंद रहेगी। तो उसको कहेंगे कि द कंपनी इज क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस, अगले नोटिस तक जो है ना कंपनी बंद रहेगी। या हम कहेंगे कि अगले नोटिस तक ऑफिस बंद रहेगा, या अगले नोटिस तक क्लास हमारी बंद रहेगी, तो हम कहेंगे आवर क्लास इज सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, है ना। किसी रीजन से अपनी क्लास बंद होगी मसला, तो हम क्या कहेंगे, मैसेज डालेंगे किसी को, मैं व्हाट्सएप के अंदर अगर किसी को मैसेज डालना हो कि हमारी क्लास अगले नोटिस तक के लिए बंद है, तो हम क्या कहेंगे, आवर क्लास इज सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, ऐसा कहेंगे। तो फॉर अंटिल फर्दर नोटिस का मतलब अगले नोटिस तक, है ना, जब तक कि आपको मजीद अगले इत्तला तक, नोटिस का मतलब इत्तला, तो अगली इत्तला तक हमारी क्लास बंद है, तो आवर क्लास इज सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, अगली इत्तला तक आपकी हमारी क्लास बंद रहेगी, ये मतलब है। उसके बाद का जुमला पढ़ो। Please let us know if you require any further information. हाँ, अगर आपने किसी को ईमेल करना है या कोई मैसेज करना है, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट उनको सेल कर रहे हैं, या आपने कोई इंट्रोड्यूस किया किसी चीज को, है ना, तो आपको अगर ये कहना होगा कि भाई अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो मुझे बताएं इस सिलसिले में, और भी मैंने जो बताना था मुनासिब समझा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मजीद कोई चीज जाननी हो तो फिर जो है ना मुझे बताएं, तो उसको क्या कहेंगे, प्लीज लेट अस नो, प्लीज लेट अस नो इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको मजीद कोई मालूमात चाहिए, तो फर्दर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मजीद मालूमात अगर आपको चाहिए इस सिलसिले में तो हमें बताएं। तो प्लीज लेट अस नो इफ यू रिक्वायर का मतलब होता है नीड, इफ यू नीड, ये मतलब इफ यू रिक्वायर का मतलब इफ यू नीड, तो प्लीज लेट अस नो, हमें बताएं, बराए मेहरबानी हमें बताएं कि इफ यू हैव रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, है ना, मजीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो हमें इस सिलसिले में बताएं, तो हम आपको मजीद मालूमात देंगे। उसके बाद का क्या जुमला हमारा, We need a further week to finish the job. हाँ, फर्दर का मतलब मजीद, तो कहेंगे कि भी मुझे एक हफ्ता और भी चाहिए, तो कैसे कहेंगे, आई नीड अ फर्दर वीक, तो कहेंगे वी नीड अ फर्दर वीक, हमें एक और हफ्ता चाहिए। अब यहाँ पर फर्दर का मतलब क्या हो रहा है, और एक और, है ना, मजीद एक हफ्ता चाहिए, वही कह रहे हैं हम कि वी नीड अ फर्दर वीक, हमें एक और हफ्ता चाहिए, मजीद एक हफ्ता चाहिए, किस सिलसिले, किस लिए, टू फिनिश द जॉब, काम को खत्म करने के लिए। तो अगर आपको किसी को कहना होगा कि मुझे एक दिन और चाहिए, तो क्या कहेंगे हम, काम खत्म करने के लिए मुझे एक और घंटा चाहिए, आई नीड अ फर्दर आवर, हाँ, टू फिनिश द जॉब, मुझे काम खत्म करने के लिए और एक दिन चाहिए, तो क्या कहेंगे, आई नीड अ फर्दर डे, हाँ, आई नीड अ फर्दर डे, मजीद एक दिन चाहिए, है ना, या आई नीड वन मोर डे, ऐसा भी कह सकते हैं वहां पर, आई नीड वन मोर डे टू फिनिश द जॉब, और मुझे एक हफ्ता और भी चाहिए, तो कहेंगे आई नीड अ फर्दर वीक टू फिनिश द जॉब। उसके बाद क्या जुमला है, टू फर्दर द कॉज ऑफ पीस। अब यहाँ पर फर्दर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, सपोर्ट करना। तो फर्दर का मतलब अभी तक हमने समझा था और भी या मजीद के माना में, लेकिन फर्दर का मतलब और ये एक मतलब और भी होता है, किसी कॉज को, किसी मिशन को, है ना, किसी तहरीक को मजबूत बनाना, है ना, किसी मूवमेंट को मजबूत बनाना, किसी मिशन को मजबूत बनाना, कोई चैरिटेबल कोई कॉज है आपका, उसको मजबूत बनाना, तो उसको क्या कहेंगे, टू फर्दर द कॉज, टू फर्दर दी कॉज, किसी मिशन को मजबूत बनाना, तो कहेंगे टू फर्दर द कॉज ऑफ पीस,
अमन और शांति का जो मिशन है इसको मजबूत बनाना चाहिए। हम कहेंगे कि भी अमन और शांति के मिशन को हमने और मजबूत बनाना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, वी हैव टू further या वी शुड फर्दर द कॉज ऑफ peace, पीस। हमें अमन शांति के मिशन को मजबूत बनाना चाहिए। वी शुड फर्दर द कॉज ऑफ peace. पीस। तो देखो फर्दर का मतलब अलग हो गया यहाँ पर अब, है ना। उसके बाद का क्या जुमला है हमारा, सफर। लफ्ज क्या है हमारा, सफर। सफर। सफर का मतलब क्या होता है हमने बता दिया है, देखो जुमले में समझते हैं। सफर का मतलब होता है नुकसान उठाना, तकलीफ में मुब्तला होना, किसी काम वगैरह में रुकावट पैदा होना, उन सब जगह पर इस्तेमाल होता है लफ्ज सफर। पहला जुमला पढ़ो सफर का। I suffered a huge loss in my business. हाँ, सफर्ड। आई सफर्ड का मतलब मैंने उठाया। कहेंगे कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, तो कहेंगे आई सफर्ड ए ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नुकसान। ह्यूज का मतलब बिग, ह्यूज का मतलब बिग या ग्रेट। तो आई सफर्ड ए ह्यूज लॉस, मैंने बहुत नुकसान उठाया है। इन माई बिजनेस, मेरे अपने बिजनेस में, मुझे अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई सफर्ड ए ह्यूज लॉस इन माई बिजनेस। उसके बाद दूसरा जुमला क्या है हमारा, She often suffers from severe headache. हाँ, शी ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर। इसको ऑफ्टन, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं, है ना। ऑफ्टन नहीं पढ़ना, लेकिन ऑफ्टन, ऑफन नहीं, ऑफन याद रखना। या तो ऑफन या तो ऑफ्टन, ऑफन या ऑफ्टन नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। अच्छा कह रहे कि शी ऑफन सफर्स, वो अक्सर जो है ना शिकार हो जाती है, फ्रॉम सीवियर हेडेक। सीवियर हेड, सीवियर का मतलब सख्त, हेडेक का मतलब सरदर्द। सख्त सरदर्द जो है ना अक्सर वो शिकार हो जाया करती है, यानी है ना 2-4 दिन में उसको सख्त जो है ना सर का दर्द हो जाता है। कुछ लोग होते हैं 2-4 दिन में उनको जो है ना सर की बीमारी उठ जाती है, तकलीफ, माइग्रेन, हाँ माइग्रेन हो जाता है, ये कोई तकलीफ हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि भाई मुझे अक्सर जो है ना 2-4 दिन में सर दर्द जो है ना सख्त सर दर्द हो जाता है। तो आप हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, आई सफर फ्रॉम सीवियर हेडेक। आई सफर फ्रॉम सीवियर, आई ऑफन सफर फ्रॉम सीवियर हेडेक, मुझे अक्सर जो है ना सख्त सरदर्द हो जाया करता है। तो उसको कहेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद का क्या जुमला है हमारा, My work is suffering as a result of problems at home. हाँ, तो अब देखो माई वर्क इज सफरिंग, मेरा काम जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है। माई वर्क इज सफरिंग, मेरा काम जो है ना, मेरे काम में गड़बड़ी आ रही है। किस वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम। घर के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, घर के अंदर कुछ इश्यूज चलते हैं, घर के अंदर मियाँ बीवी की लड़ाई चलती है या बाल बच्चों की लड़ाई चलती है, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं घर के अंदर। तो घर की वजह से क्या होता है, ऑफिस का काम भी जो है ना क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इंसान जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है ऑफिस में या बिजनेस में। तो वहां पर कहेंगे कि माई वर्क इज सफरिंग, मेरा काम जो है ना सफर हो रहा है, मेरा काम जो है ना बिगड़ रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्ब हो रहा है। किस वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम, घर के अंदर जो मसाइल है उसकी वजह से। तो घर के मसाइल की वजह से मेरे काम में या मेरे बिजनेस में या मेरी नौकरी में जो है ना खलल आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। अच्छा अब देखते हैं उसके बाद एक लफ्ज है श्योर। इसको SURE, सूरे नहीं पढ़ना आपने। कुछ लोग जो है ना जो लफ्ज देखते हैं वैसे पढ़ते हैं, स्पेलिंग क्या है कुछ भी पढ़ते हैं। चूंकि शुरू बिगिनर्स होते हैं ना तो उनको तो तलफ़ुज़ नहीं होता है ना, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर भी तवज्जो करना है। जो बच्चे शुरू जो बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में इंग्लिश सीखने के, तो उन्होंने अल्फाज को सही जो है ना बोलना सीखना चाहिए। उसको कहते हैं तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश का अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है। गूगल करें आप लफ्ज़ को और उसमें जो है ना आपको उसका तलफ़ुज़ मिल जाता है। पुराना ज़माना था, जिस ज़माने में हमने इंग्लिश सीखी तो हमें जो है ना डिक्शनरी कंसल्ट करना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था। तो एक पेज में जो है ना एक हफ्ते में पढ़ता था। एक पेज पढ़ने के लिए जो है ना एक आर्टिकल एक हफ्ता पढ़ लेता था मैं। लेकिन उससे जो है ना मैंने पूरी एक किताब के उतना हासिल करता था जितनी किताब से मिल जाता हमें, है कि नहीं। तो इसको श्योर नहीं करना चाहिए, सूरे नहीं करना है, श्योर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, श्योर, श्योर, SURE, श्योर, है ना। तो श्योर का मतलब होता है यकीनी, यकीनी तौर पर किसी चीज को यकीनी बनाना। पढ़ो पहला जुमला क्या है, If you work hard, हाँ, you are sure to pass the exam. हाँ, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत करना। बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो क्या कहेंगे हम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कैसे कहेंगे, I'm working really hard. I am working hard, I am working really hard. कहेंगे मैं इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कैसे कहेंगे हम, I am working hard for the exam. हाँ, I am working hard for the exam. तो वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, है ना। और मेहनत को क्या कहते हैं, सिर्फ मेहनत को हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। देखो उलट गया कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड,
देखो फर्क होता है, इस्तेमाल इसीलिए कहते हैं कि हमने रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, है नहीं? तो मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं तो आई एम वर्किंग हार्ड, लेकिन मेहनत तो कहेंगे हार्ड वर्क। क्या कहेंगे हम? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत। तो देखो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें, यू आर श्योर टू पास द एग्जाम, तो यकीनी है कि आप एग्जाम जो है ना पास कर लेंगे। तो इफ यू आर श्योर टू पास, तो आप यकीनी है कि आप पास कर लेंगे एग्जाम को, है ना? उसके बाद का जुमला क्या है? आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट। हाँ, तो आई एम नॉट श्योर का मतलब मुझे यकीन नहीं है अभी तक। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या अब मजीद अब आगे क्या करना चाहिए, तो मुझे पता नहीं है। तो अगर हमें किसी कहना होगा कि भाई आगे क्या करना है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है यकीनी तौर पर, तो किसी से अगर ये बात कहनी है कि मुझे यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता कि मैं आगे क्या करूं, आगे क्या करना है, तो हम क्या कहेंगे? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट, है नहीं? अच्छा, उसके बाद Nobody knows for sure what happened. हाँ, अब देखो श्योर के साथ फॉर लग गए, फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है यकीनी तौर पर। फॉर श्योर का मतलब यकीनी तौर पर। तो कहेंगे कि nobody knows for sure, किसी को यकीनी तौर पर ये बात नहीं मालूम है। nobody knows for sure, किसी को यकीनी तौर पर नहीं मालूम है। what happened, क्या हुआ, यानी क्या हुआ वहां पर, रोड पर हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो अब बोलेंगे किसी को पता ही नहीं, कि यकीनी तौर पर किसी को ये मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि nobody knows for sure, किसी को यकीनी तौर पर ये बात मालूम नहीं कि what happened, क्या हुआ, है ना? उसके बाद का क्या जुमला है? Make sure you close the door properly. हाँ, अब मेक श्योर का मतलब होता है किसी चीज को यकीनी बना लेना। तो हम कहेंगे कि दोबारा चेक कर लो, जरा देखो कि दरवाजा बंद है कि नहीं, है ना? तो कभी कभी डाउट होता है किसी मामले में कि दरवाजा हमने बंद किया या नहीं किया, खिड़की बंद की या नहीं की, तो हम उसके लिए कहते हैं मेक श्योर। क्या कहते हैं हम उसको? मेक श्योर। मेक श्योर यानी अच्छे से देख लो, ये मतलब ना, अच्छे से देख लो कि आपने दरवाजा बंद किया नहीं किया, तो अच्छे से देख लो। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेक श्योर। हाँ, तो अब देखो उर्दू में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ कहते हैं हम। तो जरूर नहीं हम उर्दू में जो बोल रहे हैं इंग्लिश में वैसे ही, और जरूर नहीं कि इंग्लिश में जो बोल रहे हैं उर्दू में ऐसा हो। तो उर्दू को अरबी में नहीं ले जाना चाहिए। उर्दू का जो जुमला है उसका जो है ना सीधा इंग्लिश नहीं बनाना चाहिए, है ना? उसको ये देखना चाहिए कि इस बात को इंग्लिश में कैसा बोला जाता है। तो अच्छे से देख लो, तो ऐसा नहीं कहेंगे सी प्रॉपरली, कहेंगे मेक श्योर। चेक प्रॉपरली कह सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए बेहतर बात यह है कि मेक श्योर यू क्लोज द डोर प्रॉपरली, कि आप देख ले, अच्छी तरह देखो कि आपने दरवाजा बंद कर लिया है ना? अच्छा, उसके बाद का आखिरी जुमला क्या है उसमें? मेक श्योर यू आर होम बाय 11 o'clock. हाँ, अब मेक श्योर का एक तर्जुमा और भी है। मेक श्योर का मतलब जो है ना, इस बात को यकीनी बना ले, यानी ये बात जो है ना आपने करना ही करना है ऐसा कि यू आर बैक होम, कि आप वापस आ जाएं बाय 11 o'clock, 11 बजे तक। तो अम्मी अब्बू जैसे आमतौर पर बच्चों को कहते हैं कि भाई बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको जो है ना 11 बजे तक जरूर जो है ना घर वापस आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? मेक श्योर यू आर बैक होम, यू आर बैक होम, ऐसे देखेंगे यू आर बैक होम, आप घर पर वापस आ जाएं, है ना, बाय 11 o'clock, 11 बजे तक। तो मेक श्योर यू आर बैक होम बाय 11 o'clock, आप इस बात को जो है ना यकीनी बनाएं कि आप 11 बजे तक घर पर वापस आ जाएंगे, यानी जरूरी कि आप 11 बजे तक वापस आ जाएं। एक लफ्ज उसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है? राइचस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? राइचस। राइटियस नहीं बोलना है, टी को साइलेंट पढ़ना है हमने। टी को क्या करना है हमने? साइलेंट कर देना है। तो हम कहेंगे राइचस। राइचस का मतलब क्या होता है? नेक और साले इंसान को कहते हैं राइचस। तो उसका जुमला पढ़ो। He is a good righteous man, I'm sure. हाँ, कहेंगे he is a good righteous man, वो एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है। I'm sure, मुझे यकीन है। I'm sure, मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन इंसान है, नेक इंसान है। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ा हमने इसके अंदर, डिसीव, DECIV, डिसीव। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिसीव्ड, है नहीं? और इसका नाउन क्या आता है? डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा। पढ़ो उसके दो जुमले। It is not good to deceive people. हाँ, इट इज नॉट गुड, ये बात अच्छी नहीं है। टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देना, यानी लोगों को धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स नॉट गुड टू डिसीव पीपल। उसके बाद दूसरा क्या जुमला है? People are deceived by his appearance. हाँ, पीपल आर डिसीव्ड। देखो डिसीव का सेकंड और थर्ड फॉर्म डिसीव्ड, यहाँ पर हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिया हमने। पीपल आर डिसीव्ड, लोगों को धोखा हो जाता है, कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। पीपल आर डिसीव्ड,
लोग धोखा खा जाते हैं। अब खा जाते हैं उर्दू में कह रहे हैं हम लोग धोखा खा जाते हैं, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे वी ईट डिसेप्शन, ऐसे नहीं कहेंगे वी ईट डिसेप्शन, है ना। तो उर्दू को इंग्लिश में नहीं ले जाना चाहिए हमें। तो अगर हमें कहना होगा कि मुझे मैं धोखा खा जाता हूँ या मैंने धोखा खा लिया, तो कहेंगे आई वॉज डिसीव्ड, कहेंगे कि मैंने तुमसे धोखा खा लिया, आई वॉज डिसीव्ड बाई यू, तुमने मुझे धोखा दे दिया, यू डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, तो क्या कहेंगे हम, यू डिसीव्ड मी। हाँ, कहेंगे मैंने तुमसे धोखा खा लिया, तो कैसे कहेंगे आई वॉज डिसीव्ड बाई यू, है ना। तो धोखा खाना, टू बी डिसीव्ड, टू बी डिसीव्ड है, पीपल आर डिसीव्ड, लोग धोखा खा जाते हैं किस चीज से, बाय हिज अपीयरेंस, उसकी जाहिरी वजाकता से। कुछ लोग जो है ना ऊपर से बड़े मासूम लगते हैं, ऊपर से क्या है, बड़े मासूम दिखते हैं, लेकिन वो लोगों को चीट करते हैं, डिसीव करते हैं। लोग समझते हैं बड़ा शरीफ इंसान है, लेकिन लेना देना जो है ना उनका सही नहीं होता। तो कह रहे हैं कि पीपल आर डिसीव्ड बाय हिज अपीयरेंस, लोग धोखा खा जाते हैं उसकी जाहिरी वजाकता से, ऊपर के रख रखाव से लोग धोखा खा जाते हैं। चलो उसके बाद जो है ना क्रिमिनल एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, मुजरिम, है नहीं, और क्राइम का मतलब जुर्म, है ना। तो पढ़ो उसके दो जुमले। The criminals must be punished. हाँ, द क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, मुजरिमों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मस्ट बी पनिश्ड का मतलब क्या होता है, पनिश का मतलब सजा देना, मस्ट बी पनिश्ड, सजा होनी चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। द क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश, मुजरिमों को जरूर सजा दी जानी चाहिए, है ना। यानी हम उर्दू में कहते हैं कि मुजरिमों को सजा मिलनी ही चाहिए, मुजरिमों को सजा मिलकर ही रहनी चाहिए, उसको हम इंग्लिश में ऐसा कहेंगे, द क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड। ये सब बहुत अच्छे जुमले, इनको डायरी में लिखना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। उसके बाद क्या जुमला है हमारा, डोंट ट्रीट मी लाइक अ क्रिमिनल। हाँ, डोंट ट्रीट मी लाइक अ क्रिमिनल, मुझे मुजरिमों की तरह मेरे साथ बर्ताव मत करो। मैं को मुजरिम नहीं हूँ, मैं शरीफ इंसान हूँ, तुम मेरे साथ जो बर्ताव कर रहे हो, जिस अंदाज में तुम बात कर रहे हो, तो मुझे मुजरिमों की तरह मेरे साथ बर्ताव नहीं करो। तो बर्ताव करने के लिए इंग्लिश में आएगा ट्रीट, टू ट्रीट, कहेंगे कि डोंट ट्रीट मी, मेरे साथ बर्ताव मत करो, लाइक अ क्रिमिनल, मुजरिम की तरह। यानी ये नहीं समझो कि मैं मुजरिम हूँ और जो है ना लबो लहजा मुझे उस अंदाज में बात मत करो जैसे कि मुजरिम के साथ बात की जाती है। तो उस मौके पर कहेंगे कि डोंट ट्रीट मी लाइक अ क्रिमिनल। उसके बाद क्या जुमला हमारा, ये खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना ये इंग्लिश की आज का वीडियो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ बाद में और भी हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में, और इंशाल्लाह हम जो है ना अनकरीब कोशिश करेंगे कि एक जो है ना एक प्रॉपर वे में जो हम एक सिलेबस, एक निसाब चलाएं, ताकि डे 1, डे 2, डे 3 इस तरतीब से आप पढ़ें, ताकि ग्रेजुअली या बतदरीज आप जो है ना चीज़ें जो है ना आप सीखें, बतदरीज आप चीज़ों को सीखें, स्टेज वाइज, है ना, मरहले के हिसाब से, है ना, डे 1, डे 2, डे 3 सीक्वेंस के अंदर तरतीब से सीखें। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और बोलचाल के जो जुमले होते हैं आमतौर पर रोज़मर्रा गुफ्तगू के डेली जो कन्वर्सेशन में जो बातचीत में जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो भी बीच बीच में हम डालेंगे इंशाल्लाह। इसी पे इक्तफा करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।